हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सबका संघर्ष IQ की एक और वीडियो के अंदर। तो लेट्स सी क्या टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का। अतुल सुभाष सुसाइड केस। इस केस के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि कैसे ये एक रियलिटी चेक है फैमिली कोर्ट सिस्टम के ऊपर। इस केस के अंदर क्या क्या हुआ हम ये सब डिस्कस करेंगे। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बाद फिर से एलिमनी को लेके क्या बातें आगे रखी हैं, क्या पॉइंट्स आगे रखे हैं, उस सब को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हुआ क्या है, अतुल सुभाष नाम के एक इंजीनियर ने मरने से पहले, सुसाइड कमिट करने से पहले एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके ये अपलोड किया कि मैं तब तक मर चुका हूँगा जब तक ये पोस्ट आपके पास पहुँचेगी और इंडिया के अंदर एक लीगल जीनोसाइड हो रहा है। साथ ही उन्होंने लिखा कि ये ATM अब परमानेंटली क्लोज होने वाला है। देखो, उन्होंने इसको लीगल जीनोसाइड कैसे लिखा कि उनका ये मानना था कि फैमिली कोर्ट्स के अंदर जो चीज़ होती है, एक डिवोर्स और मेंटेनेंस के केसेस के चलते हुए एक मैन को, स्पेशली मेल को, जो भी हरासमेंट का जो है सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो सारे लॉज हैं वो वुमेन को फेवर करते हैं। और जो हरासमेंट, जो टॉर्चर उनका हुआ, उनको लगता है कि ये सब एक लीगल जीनोसाइड है, जो कि लीगली जो है उन्हें अलाउ कर रहा है मेल्स को इतना हरास करने के लिए कि वो मजबूर हो जाएं सुसाइड जैसा स्टेप लेने के लिए। तो उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जो कि ये 34 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे यूपी से, जिसने स्पॉटलाइट डाल दी है डार्क साइड ऑफ फैमिली कोर्ट सिस्टम पर। ये 20 पेज का सुसाइड नोट था। साथ ही एक वीडियो है तकरीबन 80 मिनट की, जहाँ उन्होंने डिटेल दी है अपनी पूरी हिस्ट्री की अपनी वाइफ के साथ, और कैसे कोर्ट केस ने उनकी फैमिली और उनकी मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा जो है डिस्टर्ब कर दिया। तो लेट्स सी हुआ क्या है। एक केस जो है वो फाइल किया गया है मैथिली पुलिस स्टेशन के अंदर, जो कि अतुल के ब्रदर के द्वारा, जिनका नाम विकास कुमार है, अगेंस्ट 4 पीपल, जिनके अंदर अतुल की वाइफ निकिता सिंघानिया भी जो है इंक्लूडेड है। इनके ऊपर सेक्शन 108 अबेटमेंट टू सुसाइड एंड साथ ही 3/5, जहाँ पे क्रिमिनल एक्ट मल्टीपल पर्सनस के द्वारा एक कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में जो है कमिट किया जाता है BNSS के। तो अकॉर्डिंग टू द FIR, जो एक्यूज्ड है, उन्होंने ये केस फाइल करते हुए ये बात रखी कि अतुल से 3 करोड़ रुपए डिमांड किए गए थे पूरे मैटर को सॉर्ट करने के लिए। और FIR ने ये भी एलिगेशन लगाया है कि जो निकिता है वो डिमांड करती थी 30 लाख रुपीज़, किस लिए? सिर्फ अतुल को अपने ही बेटे से मिलवाने के लिए। पुलिस ने ये बोला कि अतुल जो है वो मैरिटल इश्यूज फेस कर रहा था अपनी वाइफ के साथ, जिन्होंने बहुत सारे केसेस उनके ऊपर यूपी के अंदर जो है फाइल किए हैं, विच टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में उन्होंने जो है वीडियो के अंदर भी बात की है। बिफोर डाइंग बाय सुसाइड, उन्होंने एक नोट व्हाट्सएप ग्रुप में एक NGO के, जिनका वो पार्ट थे, उसके अंदर भी शेयर किया है। ही ऑल्सो सेंट इट टू अदर्स वाया ईमेल। तो बहुत सारे और लोगों को भी ये जो नोट है उन्होंने भेजा है। तो SC ने, सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है 8 फैक्टर्स इस केस के बाद दिए हैं, जो कि एलिमनी को डिसाइड करने के लिए जिनका ध्यान रखा जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। ये फैक्टर्स पहले भी जो है इनको मद्देनज़र रखते ही एलिमनी डिसाइड की जाती थी। तो हम अभी ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ, स्पेशली इस केस के बाद कुछ बहुत ज़्यादा रिफॉर्म आ गया है, मैं इनकी सिचुएशन बहुत सुधर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स उन्होंने हैं जो कंफर्म किए हैं कि इनको आपको डिसाइड करते हुए जो है नज़रअंदाज नहीं करना है, मद्देनज़र रख के ही फैसला करना है। इसमें सबसे पहले सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस आ जाएगा, हस्बैंड एंड वाइफ का, दोनों का। फिर जो बेसिक नीड्स हैं फैमिली की, या जो भी बच्चे हैं उनकी जो बेसिक नीड्स होंगी फ्यूचर में, उनको मद्देनज़र रखा जाएगा। साथ ही क्वालिफिकेशन हो गई, एम्प्लॉयमेंट होगी दोनों पार्टीज़ की, क्या काम करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। फिर मीन्स ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी, क्या मीन्स ऑफ इनकम है, कहाँ से उनके पास पैसा आता है, और क्या उनके पास प्रॉपर्टी है। वाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था जब वो इन लॉज के घर में रहती थी, ना अपने घर में नहीं, इन लॉज के घर में आने के बाद जो उनका लिविंग स्टेटस है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर वो एक पुअर फैमिली से आती हैं बट उनकी शादी एक बहुत रिच फैमिली में हो जाती है, और वहाँ पे जो उस रिच फैमिली के अंदर उनका लिविंग स्टेटस है, उसके ऊपर उस डिसाइड किया जाएगा कि उनको कितनी एलिमनी पे की जाएगी। साथ ही एक ये भी फैक्टर है कि क्या उन्होंने अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए जॉब छोड़ी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हाँ छोड़ी है तो उस हिसाब से एलिमनी डिसाइड की जाएगी। साथ ही रीजनेबल बेटर लीगल अमाउंट फॉर लीगल बेटर फॉर वाइफ हु इज़ नॉट वर्किंग। तो अगर जो वाइफ है वो वर्क नहीं कर रही है तो रीजनेबल अमाउंट,
रीजनेबल अमाउंट मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कोई करोड़ों का वकील ले आएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ उसकी जो है मतलब उतना अमाउंट पे करे हस्बैंड। एक रीजनेबल अमाउंट पे करी जाएगी। जो भी लीगल खर्चा, जब वो डिवोर्स का केस, मेंटेनेंस का केस जो है लड़ रही है, उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो भी जो है हस्बैंड से वसूला जा सकता है। What will be the financial status of the husband, his earnings and other responsibilities along with alimony? तो हस्बैंड की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनकी अर्निंग्स के साथ उनकी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एलिमनी के साथ वो भी ध्यान में रखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो चीज़ें हैं सिर्फ इतनी ही नहीं है, आप और चीज़ें भी कंसिडर कर सकते हो और केस टू केस वेरी करेगा कि किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जो है दबाव उसे डालने की ज़रूरत है। वाइल द टॉप कोर्ट ने एडवाइस किया, देखो सारे कोर्ट्स को, कि ये गाइडलाइंस को फॉलो करना है टू डिसाइड अ परमानेंट एलिमनी अमाउंट। ये भी ऐड किया गया है कि ये एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ गाइडलाइन है परमानेंट एलिमनी को डिसाइड करते हुए। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो परमानेंट एलिमनी अमाउंट है वो डिसाइड की जानी चाहिए इस मैनर के अंदर कि ना तो वो हस्बैंड को पेनलाइज करे, पर ये भी इंश्योर करना है कि वाइफ का जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, तो अब लॉ एंड एलिमनी को रिलेटेड हमारे लिए क्या सेक्शंस हैं, क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती है, हम वो भी देख लेते हैं जल्दी से। सेक्शन 125 जो है CRPC का एंड द रूल्स, इसके अंदर रूल्स रिलेटेड टू एलिमनी मेंटेनेंस जो है दिए गए हैं, जिसमें इंश्योर किया जाता है कि विमेन एंड चिल्ड्रन जो है वो कोई ऐसी सिचुएशन में ना रहे जहाँ वो डेस्टिट्यूट सिचुएशन हो जाए इन केस ऑफ मैरिज फेलियर। मैरिज के फेल होने से वाइफ और जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि जो है इकोनॉमिकली वो हताश हो। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी रजनीश वर्सेस नेहा के केस के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मेंटेनेंस एंड एलिमनी को ग्रांट करते हुए। वाइल द बेंच नोटेड कि जो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला है वो नहीं क्रिएट किया जा सकता, उन्होंने कुछ फैक्टर्स की बात करी थी जिनको इंक्लूड करना, जिनको कंसिडर करना ज़रूरी है, जैसे दोनों की इनकम, कितने साल हो गए हैं मैरिज को, कितना टाइम हो गया है, बच्चे की क्या नीड्स हैं, क्या पोजीशन है, स्टेटस है दोनों पार्टीज़ का, ये सारी जो चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो कोर्ट है उसने रीज़नेबल एक्सपेंसेस जो है हस्बैंड के और डिपेंडेंट्स के, उनकी फैमिली के अंदर, और उनके ऊपर क्या लाइबिलिटीज़ हैं, इनको भी कंसिडर करने की बात की है वाइल डिसाइडिंग द क्वांटम ऑफ एलिमनी। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 ये स्टेट किया जाता है कि जो डिजर्विंग हस्बैंड है कैन ऑल्सो क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज वाइफ अगर वो ये शो करता है कि उनकी जो इनकम या अर्निंग्स है वो इतनी सफिशेंट नहीं है कि वो खुद को सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे जो वाइफ है वो ज़्यादा अच्छा कमा रही है, ऑन दी अदर हैंड हस्बैंड इज़ नॉट अर्निंग इनफ, तो उस केस के अंदर इवन द हस्बैंड कैन क्लेम मेंटेनेंस, ये बात भी बोली गई है। और ये जो मेंटेनेंस है ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंडर क्लेम की जा सकती है। सेक्शन 25 ये कहता है कि परमानेंट एंड वन टाइम एलिमनी फॉर द हस्बैंड इन सच अ सिचुएशन एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ फाइनल डिवोर्स। आप सेक्शन 25 के अंदर उस टाइम पे परमानेंट या एक टाइम वन टाइम एलिमनी भी हस्बैंड को दे सकते हो इस पूरी सिचुएशन को ख़त्म करते हुए फाइनल डिवोर्स के टाइम पर। जो प्रोविजन है CRPC की वो भारतीय नागरिक साक्ष्य संहिता के अंदर और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो है भी इंक्लूड करी गई है। आपको पता ही होगा कि CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ चुकी है। तो ये जो है अलाउ करते हैं फॉर चेंज इन द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस एंड कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड इन केस ऑफ चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ आइदर पार्टी। तो जैसे जैसे हालात चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे जो है मेंटेनेंस एंड कॉम्पनसेशन जो है अवॉर्ड की जा रही है उसको भी चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाइफ री मैरी कर लेती है आफ्टर डिवोर्स, अगर वो री मैरी कर लेती है तो मेंटेनेंस को रोका भी जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है। तो दिस वुड इंक्लूड चेंजेस इन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस। अगर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस में चेंज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल वाइफ की जॉब लग जाए, ठीक है, जॉब या फिर जॉब लॉस हो जाए, हस्बैंड की जॉब लॉस हो गया है तो उसके पास पैसे ही नहीं है पे करने के लिए, तो उस केस के अंदर, या फिर अगर वाइफ को ज़्यादा सैलरी मिलने लग जाए हस्बैंड से, या कोई और भी चेंजेस आ रहे हैं री मैरिज ऑफ द आइदर पार्टी, तो इन सब के अंदर मेंटेनेंस की अमाउंट को चेंज किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये जो
पूरा सिनेरियो अभी हमें देखने को मिल रहा है, दिस इज़ वेरी डिप्रेसिंग। तो एक्चुअली जो उन्होंने बात की है बीइंग अ वुमेन, इवन मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि कुछ लॉज हैं जो सिर्फ वुमेन को फेवर करते हैं। पुराने टाइम में ये ज़रूरी था कि डोमेस्टिक वायलेंस जैसे लॉज या डाउरी से रिलेटेड जो लॉज थे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी सुनवाई नहीं थी। बट आज के टाइम में इतनी सुनवाई के साथ बहुत से वुमेन जो है इसका मिसयूज़ करने लगी हैं, एंड वी नीड टू सेट ए एग्जाम्पल फॉर दोज वुमेन्स कि वो इस आगे आने वाले टाइम में कोई भी वुमेन सोचे भी ना इन चीज़ों का मिसयूज़ करने के लिए। क्योंकि जब कोई एक वुमेन भी उस चीज़ का मिसयूज़ करती है तो उसका एलिगेशन सारे ग्रुप पे लगता है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी रॉन्ग, एंड केस के अंदर जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे से सामने आएंगी, क्या सच है क्या झूठ है, क्या एक्चुअली में हुआ है, क्या एग्जैजरेटेड चीज़ें हैं, वो सब धीरे धीरे पता चलेंगी। वी कैन जस्ट ओनली होप कि उनकी फैमिली जो है भगवान उन्हें हिम्मत दें इन सब से क्राइसिस से बाहर आने के लिए, एंड होपफुली हमारा जस्टिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम कुछ चीज़ें लेके आएगा इस चीज़ के लिए, ताकि हमें सून ही कुछ अच्छे चेंजेस, कुछ पॉजिटिव चेंजेस इसमें देखने को मिले। चलो, थैंक यू। तब तक के लिए गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।